आज के सेगमेंट का पहले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं और कुछ एक शेयरों पे बातचीत करते हैं जो कि ट्रेंड में भी है, खबरों में भी है। मेटल में आज रिकवरी है, क्या मेटल जो है पैसे लगाने भी चाहिए कि नहीं? अंशुल सर, आपसे जानना चाहेंगे, नाल्को से शुरू करना चाहेंगे। नाल्को कैसा लग रहा है सर? 4.25% ऊपर 360-86 के आसपास ट्रेड करता हुआ। फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है या अभी आप अवॉइड लिस्ट में जान लेंगे? अभी की सिचुएशन में कैसे देख रहे हैं आप इसे? सर नाल्को देखिए, सुबह मीडिया प्लेटफॉर्म पे बाई दिया था, वहां पे टारगेट भी अचीव हो गया, 20 पैसे 40 पैसे से रह गया था। 395 का टारगेट दिया था, 394.60 का हाई बना है, तो ऑलमोस्ट 40 पैसे, 6 रुपए ऊपर का टारगेट दिया था, 5 रुपए 40 पैसे बढ़ा है। तो अब वहां पे वापस से कोई बाई कॉल या टिप्पणी करना फ्रंट रनिंग में आ जाएगा। तो व्यू अभी भी बुलिश है, 404 रुपए जाते हुए दिख रहा है। 396 का पहला टारगेट अचीव हुआ है, 396 निकलता है तो 404 का अगला टारगेट खुला हुआ है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर बाई दिया हुआ है मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, लोग नाउ हो सकते हैं। ठीक। अच्छा, प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी मार्केट पर जानना चाहेंगे। माफ़ी चाहेंगे सर, कुछ तकनीकी दिक्कत थी, इसकी वजह से आपको जोड़ने का प्रयास हम लोग लगातार कर रहे थे, वो सफल नहीं हो पाया, तो फ़ोन पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो मार्केट पे एक छोटी टिप्पणी, हालांकि सेगमेंट हमारा शुरू हो गया, लेकिन फिर भी पहली टिप्पणी आपकी मार्केट पे। जी, गुड मॉर्निंग विपुल जी, आपको एंड सारे दर्शकों को, सारे पैनलिस्ट को। देखिए, जिस तरीके का मार्केट का एक सेलिंग प्रेशर चल रहा है विपुल जी, मुझे लगता है कि अगेन 21,800 22,000 ऑन द वे बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। एंड बैंक निफ्टी भी जिस तरीके से 50,941 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो सपोर्ट दिख रहा है वो 48,060 48,070 के आसपास दिखाई दे रहा है। उससे पहले बैंक निफ्टी में कुछ भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है। लगातार हम 4 से 5 हफ्ता देख रहे हैं कि एक सेलिंग प्रेशर। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का सिचुएशन है, और अगर यहाँ से कुछ भी जो मिडिल ईस्ट वाला टेंशन है, यहाँ से कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होता है, तो फिर जो 48,000 है, ये भी लेवल एटलीस्ट आपको आने वाला नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ते में ही आते हुए दिखाई देने का हाई पॉसिबिलिटीज लग रहा है। और क्योंकि ईयर एंडिंग भी है आज, तो पूरा मुझे लगता है कि मंथली कैंडल भी रेड में ही क्लोजिंग होने वाला है, कल मार्केट बंद है। और व्यू मेरा विपुल जी नेगेटिव ही है। जिस तरीके का सिचुएशन है, मुझे लगता है कि अच्छे लार्ज कैप वाले जितने भी ब्लू चिप स्टॉक्स है, वो आपको रडार पे रखना चाहिए और स्टैगर मैनर पे आपको धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहना चाहिए। एसआईपी रुकना नहीं चाहिए और एसआईपी आपको इंक्रीज करना चाहिए म्यूचुअल फंड में, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप से पूरा कंप्लीटली मुझे लगता है कि अभी भी दूरी मेंटेन करना आपको चाहिए। जी ठीक, स्मॉल कैप मिड कैप से अभी थोड़ी दूरी बना करके चलें। दिग्गज शेयरों में जो है गिरावट में थोड़ी थोड़ी बाइंग करनी शुरू करें, एक साथ पैसे ना लगाएं, ये मानना प्रदीप जी का। मैम जरा सेल देखिए कि सेल में क्या जो रिकवरी है वो कहाँ तक जा सकती है, और कहीं कोई अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होगी मैम तो बिल्कुल जो है त्वरित गति से बताइएगा कहीं पर भी। तो सेल अभी के लिए कैसे लग रहा है? मेटल्स में गिरावट है, लेकिन 3 स्टॉक्स उसमें मैंने अलग रखे थे। एक तो नेशनल एल्यूमिनियम को अलग रखा था, आपको हिंद कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, वीडीएल, इन सब स्टॉक्स में बोला था कि ये सेलिंग वाले स्टॉक्स हैं। लेकिन आपका नेशनल एल्यूमिनियम और आपका सेल ये और टाटा स्टील, ये ऐसे स्टॉक्स है जहां पर गिरावट कम होगी मेटल्स में। बाकी लाइन से जितने भी स्टॉक्स थे उनमें सेलिंग प्रेशर, इनफैक्ट एग्जिट करने बोला था, सेल के ट्रेड्स भी दिए थे। सो दैट्स हैपनिंग। तो फिलहाल के लिए सेल जो आपने मुझे दिया है, अभी भी इसमें आप हैं तो बने रह जाइए, और अगर आपको मौका मिले तो ऐड करने की गुंजाइश रखिएगा, क्योंकि सेल मेटल है तो वीक, लेकिन सेल का कंट्रीब्यूशन उस अप ट्रेंड में आया ही नहीं था मच ज्यादातर। तो अभी आपके लिए व्यू सिंपल है कि जो फ्रेश नहीं, जिनके पास बिल्कुल पोजीशन नहीं है, आप थोड़े दिन रुको, आपको 135 140 के रेंज पे सेल मिलने वाला है, वहां पर सेल में सेल लगेगी, तो वहां पर आप जरूर उसको देख सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ उतना डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी पोजीशन बहुत ज्यादा नहीं है तो। फ्रेश बाय के लिए इन माय ओपिनियन 140, नियर टू 140 इज द आइडियल प्राइस। पॉसिबली जो टारगेट वहां से बनेंगे विपुल जी, 170 से लेकर के लगभग आप 200 का टारगेट एक्सपेक्ट करिएगा, और उसके लिए इन टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर करके चलना 125 रुपए का। तो एक थोड़ा बड़ा व्यू है, ब्रॉडर व्यू डिस्कस किया है। सारे स्टॉक्स से अलग परफॉर्मेंस हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अपना जो एक ब्लैंकेट इफेक्ट होता है कोलेटरल डैमेज, उसकी वजह से 130 135 140 आएगा, वहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। करंट प्राइस पर अवॉइड कर दो अगर बिल्कुल पोजीशन नहीं है तो। ठीक, तो यहाँ पर 135-40 के आसपास का लेवल ठीक रहेगा नई एंट्री के लिए। अभी नई एंट्री की सलाह नहीं है। ये एक दर्शकों की टिप्पणियों में से एक से उठाया गया सवाल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं एनएमडीसी को लेकर के। अंशुल सर,
एनएमडीसी देखिए सर 77 के आसपास चल रहा है। क्या यहाँ पर कोई गुंजाइश है? काफ़ी लोगों की पोजीशन है, कुछ लोग बनाना चाह रहे हैं, कई सारी टिप्पणियाँ हैं, क्यों आज इतने ज़्यादा लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं पता नहीं, लेकिन फिर भी आपका व्यू क्या है? थोड़ी सुस्ती है, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, कैसे देख रहे हैं इसे आप? सर एनएमडीसी को वीकली चार्ट पे देखना चाहिए। 77 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था 77 रुपीज पे, और पिछले 10 हफ्ते में जहां मार्केट में कार्नेज मचा हुआ है, ये अपनी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे 74 76 नहीं तोड़ता है, ऊपर 83 84 नहीं तोड़ता है। तो ऑन द डिप 74 75 इस जोन में कहीं भी मिलता है 74 75 में, तो बाई करके छोड़ दीजिए। जिस भी दिन 83 84 के ऊपर ब्रेकआउट देगा, स्टॉक में आराम से 100 105 तक की अपसाइड बनेगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए 70 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे। इसको देख लीजिए यहाँ पे, या नेशनल एल्यूमिनियम को देख लीजिए, लगभग इसी प्राइस पे जब था, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न था नेशनल एल्यूमिनियम का। इसका चार्ट आज का देख लीजिए, या नेशनल एल्यूमिनियम का दिसंबर 2023 का देख लीजिए, सेम चार्ट है। मार्केट गिरावट में था, ये कंसोलिडेट कर रहा था, वहां से जब 95 से फटा तो सीधा 400 रुपए आया। सेम इज विद एनएमडीसी, अपने कंसोलिडेशन में जिस दिन भी फटेगा बहुत आराम से लंबा आपको टारगेट देगा। 100 105 110 बहुत छोटे टारगेट्स हैं, जब फटेगा तो बहुत लंबे टारगेट्स देगा। चलिए, आईआरबी इंफ्रा प्रदीप जी के हिस्से में आया है। प्रदीप सर, सुबह से ही मोमेंटम में है, एक्स बोनस हो रहा है, और उसके बाद आज शानदार मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 9% से ज़्यादा की तेजी आईआरबी इंफ्रा में। हाँ यस मैम, अंबाला मैम कुछ कह रही हैं आप? हाँ जी, नेशनल एल्यूमिनियम सुबह डिस्कस हुआ था हर्षी के शो में, तो 390 वाज द टारगेट। मेरे हिसाब से इंट्राडे का टारगेट हो गया है, बुक कर लेना अगर इंट्राडे के प्रोस्पेक्ट से बनाया है तो वही एक अपडेट है, क्योंकि इसमें दोबारा आपको मौका मिलेगा नहीं बाद में इंट्राडे में। चलिए ठीक है, तो अभी के लिए प्रॉफिट बुक करने की सलाह यहाँ पर एनएमडी नालको पे। आईआरबी इंफ्रा पे आ जाते हैं। प्रदीप जी, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? जी बिल्कुल जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे आज एक उछाल आया, मुझे लगता है कि आज का डे लो पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का भी पोजीशन है 20 रुपीज के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बिल्कुल बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा अभी भी मेरे तरफ से, क्योंकि लंबे टाइम से कंसोलिडेशन रेंज के अंदर चल रहा है, और कुछ भी बाउंस आता है, पुल बैक आता है, ऊपर में सस्टेन हो नहीं पाता, फिर से घूम फिर के नीचे आ जाता है। बिकॉज ऑफ अभी एनवायरमेंट भी अच्छा नहीं है। आज अभी देखिए 9% 9.5% ऊपर है, तो इसीलिए अगर किसी के पास पोजीशन है आप बने रहिए विद अ टारगेट ऑफ 23.5, उसके बाद 24। लेकिन यहाँ पे फ्रेश रैली मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसीलिए फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। चलिए, इस बीच जो है आप जो प्राइस देख रहे हैं ना, वो थोड़ा सा एक्स बोनस का एडजस्टेड प्राइस है। इसको अभी हम गूगल फाइनेंस पे दिखाएंगे तो आपको ये जो है अगर 9.5% ऊपर है तो इसको देख करके कंफ्यूज मत होइएगा। और बहुत लोगों की टिप्पणी ये रहती है हमारे अभी तक आया नहीं है खाते में, तो आ जाएंगे सर। जो है प्राइस देख करके घबराने की आवश्यकता नहीं। इससे पहले भी जब भी कोई एक्स बोनस होता है बहुत सारे सवाल आने लगते हैं कि ये एकदम से रातों में जो है हमारे शेयर की कीमत घट गई। वो शेयर आपके हिस्से में आ जाएंगे जिनके पास पहले से होगा। चलिए अब जरा एमआरपीएल पे बात कर लेते हैं। लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं एमआरपीएल को लेकर के। सर अंशुल सर, जरा देखिए एमआरपीएल पे क्या व्यू रहेगा? आज भी 2.5% के आसपास की मजबूती रही है। इतने भारी उतार चढ़ाव के बाजार में बीते एक महीने में 3-3.5% ही टूटा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, कैसे देख रहे हैं इसे आप? सर एमआरपीएल में एक कैंडल बनी थी 16 मार्च को, जहां 985% वॉल्यूम राइज था, हाई था 209.96, लो था 173.90। उसी के अंदर पूरा काम चल रहा था। आज उसके लो को स्वीप करके हम ऊपर आए हैं, तो जब तक 173 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है तब तक स्टॉक में एक बाउंस बैक 194 और 200 ऑड जोन तक आ सकती है। लेकिन 173 टूटा तो फिर इसमें लंबी डाउनसाइड खुलेगी 150 रुपए तक। अगर लॉन्ग है तो रहिए, अगर ऐड करना है तो इस जोन में 179 ऑड लेवल्स पे ऐड कर सकते हैं। हर कीमत पे 173 रुपए क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के रखना है। नया खरीद रहे हो, पुराना खरीदा हुआ हो, जो भी चीज है आपके पास या ले रहे हैं, 173 के नीचे लॉन्ग नहीं रहना है, उसके नीचे 150 रुपए खुल जाएगा। चलिए, ये बात एमआरपीएल को लेकर के आ रही है। प्रदीप सर जरा देखिए कोल इंडिया। मतलब क्या जो क्राइसिस की सिचुएशन चल रही है उसमें कोई हीरो बनकर के आ सकता है क्या? और
जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, इतने गिरते बाजार में भी एक महीने में 7% का रिटर्न दिया है कोल इंडिया ने 455 के आसपास। क्या ये अभी भी मजबूत लग रहा है या फिर आपकी अवॉइड लिस्ट में होगा? कोल इंडिया पे आपका व्यू क्या होगा? बिल्कुल जी, देखिए मुझे लगता है कि कोल इंडिया जिनके पास भी ऑलरेडी स्टॉक है बने रहना चाहिए। इनफैक्ट फ्रेश बाई का भी कॉल रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से बेस फॉर्मेशन हुआ था, एंड डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ऑलरेडी ना ये हमारे जितने भी सुपर डायमंड मेंबर्स है सबके पास कॉल ऑलरेडी स्टॉक हो सकता है। हमने 395 390 से कॉल दिया था। पहला टारगेट 440, सेकंड टारगेट 480 था, और हमने अभी रिसेंटली हमारे फंडामेंटल डेक से कवरेज आया है। टारगेट एक्चुअली रिवीजन हुआ है 525 का। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास भी पोजीशन है तो बने रहना चाहिए। 454 455 के आसपास का प्राइस है। पहला टारगेट यहाँ पे शॉर्ट टाइम नहीं, बहुत जल्दी करेंट जोन से भी आपको 480, उसके बाद 525 तक आपको देखने को मिलेगा। 12 दिसंबर को एक डील साइन हुआ है इंडिया में ही, कोल सेतु पॉलिसी, उसका भी इफेक्ट और जिस तरीके का भी सिचुएशन है, टेक्निकल चार्ट भी अच्छा है, फंडामेंटल भी सपोर्टिव है। एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 422 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है या तो आप फ्रेश भी बाय कर रहे हो तो 422 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन 480 एंड 525 आपको आते हुए दिखाई देंगे। और विपुल जी, मैं तो फोन में हूँ, आपको देख नहीं पा रहा था, तो और एक मैं लैपटॉप से अभी आपको देख पा रहा हूँ। आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया है, बाल चेंज हो चुका है, कहीं ना कहीं लगता है बाल वाल कि चेंज नहीं हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं है तो असल में आए हुए हैं मुंबई, लेकिन बाल चेंज नहीं हुआ है। हाँ, सुबह के टाइम पे एक्चुअली होता ये है कि आदमी मतलब थोड़ा सा बाल गीले करके आता है, लेकिन अब इस बार थोड़ा सा प्रयोग किया गया तो मतलब जो है चलिए, मतलब बुरा तो नहीं लग रहा है ना सर? अरे सर, आप शाहरुख खान लग रहे हो सर। अरे गुरुदेव, मतलब जो है ये पदवी आप ही लीजिए। और जिस तरीके से भाई साहब अभी 11 बजे फिर जुड़ेंगे तो उनसे पूछेंगे कि जो जिस तपस्या के लिए गए थे रचित जी, उनका काम पूरा हुआ आपके लिए कि नहीं, तो इस पर आपसे और ज़्यादा डिटेल में बातचीत करते रहेंगे। लेकिन आज थोड़ा मुंबई से कर रहे हैं सर शो, तो इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड और वो, हालांकि टेक्स्ट वगैरह बाकी चीज़ें सेम है, थोड़ा सा परिवर्तन लग सकता है। चलिए इस बीच चलते हैं अगले काउंटर के लिए, और ये जो है सवाल जो है अंबाला मैम के लिए होगा। मैम, अभी जो है ये जितनी ये जो गैस से जुड़ी कंपनियां हैं, जैसे गेल काफ़ी टाइम बाद जो है थोड़ा फिर से आज रडार में आया है, 1-1.5% ऊपर है। क्या मतलब संभावनाएं तलाशी जाएं यहाँ पर 138 139 के आसपास? जेल कैसा लग रहा है आपको करंट लेवल पे? क्या इसमें भी कोई पोजीशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए या फिर नहीं? गेल ऐसा लग रहा था कि स्टॉक ऑप्शन आज इसमें ट्रेड किया है, आज की एक्सपायरी वाला, और 90 पैसे पे इसका ऑप्शन बाय किया था 138 का, और 2 रुपए का टारगेट था, जो कि अभी जो ये 139 पॉइंट समथिंग है उसमें टारगेट हो गया। तो वो इंट्राडे ट्रेड तो हमने कर लिया है। अब क्योंकि ऑप्शंस का ट्रेड था, तो विद दिस डिस्क्लोजर, अभी 1-1.5 घंटे पुरानी ही बातें है, ये टारगेट अभी हुआ है। सो हैविंग सेड दिस डिस्क्लोजर, यस, एक वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, बट विद अ लिमिटेड एक्सपोजर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहीं से पूरा का पूरा रिकवर हो रहा है, वैसी पॉसिबिलिटीज कम है, बट हाँ ट्रेड ढूंढ सकते हो। तो रही बात कि कहां पर, अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो पीपल इट शुड बी ट्रीटेड एज एन रेंज, कि अभी 138 129 के पास में है, थोड़ा 30 या मैक्सिमम 40% यहाँ पर इंड्यूस कर सकते हैं फ्रेश पैसा, और बाकी को थोड़ा बचा के रखो। आया तो लगाएंगे, वरना प्रॉफिट पिरामिड के लिए रखेंगे, और वो आया वाला भाव जो लगता है कि अगर 125-26 मिल जाए तो वहां पर रिमेनिंग पोजीशन को कंप्लीट किया जा सकता है। तो ये व्यू है फिलहाल के लिए। बाकी आज का ये जो मूवमेंट था, इट वाज अ ट्रेड मूवमेंट, और यहाँ पर मुझे लगता है कि एक ट्रेड अटेम्प्ट बनता है, हमने किया है, तो मैं आपको ट्रेड नहीं दे पाऊंगी क्योंकि इसी में आज स्टॉक ऑप्शन मेंबर्स को शेयर किया है। अदर देन दिस, मैं आपको IRB बता सकती हूँ। IRB अभी 22 रुपए 28 पैसे 25 पैसे की रेंज में चल रहा है। रादर हम गेल, मैंने जैसे बताया कि मेंबर्स को दिया है तो नहीं शेयर कर सकती, अभी आज ही का है। IRB आप देख सकते हैं, जो कि अभी 22 रुपए 25-26 के पास में चल रहा है। यहाँ से 24 रुपए से लेकर के आप 26-28, ये 3 टारगेट्स का ट्राई कर सकते हैं, मिल पॉसिबिलिटीज है। और जो स्टॉप लॉस है, नेक टू नेक का 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा, तो आपको और टारगेट पे एक्चुअली थोड़ा बड़ा रखे, 24 रुपए 30 पैसे इस टारगेट जो आपको आ जाना चाहिए। तो इसमें एक लॉन्ग व्यू बनाया जा सकता है। अगले 2-3 दिन में 24 रुपए 30 पैसे का पहला टारगेट, फिर 26 और फिर 28 रुपए के, इस तरह से इसको ट्रेड देख सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या बोला मैम? 20 रुपए फ्लैट, 20 रुपए इंट्राडे का जो लो है।
चलिए एक बार जरा गूगल फाइनेंस के चार्ट अगर हो सके तो दिखा दीजिए। आईआरबी इंफ्रा पे खरीदारी करने की सलाह 24-20 पहला टारगेट है, 26 रुपये दूसरा टारगेट, 28 रुपये तीसरा टारगेट। ये 3 टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं, 24-20, 26-28 ये 3 टारगेट के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। और एक स्टॉप लॉस यहाँ पर अवश्य लगा करके चलें, 20 रुपये के स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पर। और 24-20 पहला टारगेट, 26 जो है दूसरा टारगेट, 28 जो है वो तीसरा टारगेट यहाँ पर दिया गया है। चलिए आ गया फाइनली। चलिए तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की सलाह है, 24-20 पहला टारगेट, 2 रुपये ऊपर, दूसरा टारगेट 26 फिर 28। स्टॉप लॉस लगाइए 20 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह। आईआरबी इंफ्रा अभी भी मजबूती दिखा रहा है, ये जो है आप देख सकते हैं 9% के आसपास की मजबूती। चलिए तो अभी बिल्कुल जी, हाँ जी मैम, शुगर वाले स्टॉक्स में आपसे नहीं, आपके थ्रू पूछना है। शुगर वाले अच्छा। स्टॉक्स में जब तक टारगेट हुए नहीं थे तब तक बहुत सवाल रहे थे, क्या करें क्या करें क्या करें। आज कोई नहीं बता रहा है कि हम बुक कर ले या बुक कर लिया है, कोई नहीं बात कर रहा है। सो ये भी बताओ ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग मतलब टाइम से प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिक्लिकल टाइम, छोटे समय का चलने वाला सेक्टर है ये। आप इसमें पैसा आप बताएं या नहीं बताएं, मेरी जिम्मेदारी से मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा सेक्टर है जो मोमेंटम में आता है और फिर मोमेंटम इसका एकदम शांत भी हो जाता है। तो जो भी ट्रेड में आप हो, प्लीज मेहरबानी करके अपने प्रॉफिट को टाइम से बुक करना। और बड़ी क्वांटिटी से अगर आते हो, मुझे आना नहीं चाहिए वैसे तो, जो रेगुलर एक्सपोजर है वही यूज करना चाहिए। बट इन केस आप एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी से काम करते हो कैपिटल से, तो ट्रेलिंग का जरूर यूज करना। ये मोमेंटम बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं होते हैं इस सेक्टर पे। ठीक, ये बात यहाँ पर शुगर स्टॉक्स के लिए निकल के आई है। अगली कंपनी अंशु सर के लिए है, वो है ओएनजीसी। ओएनजीसी सर अब क्या करें, मतलब अगर पुरानी पोजीशन है तो प्रॉफिट बुक करने का टाइम है या अभी भी खरीद सकते हैं? 286 के आसपास जिस तरीके से क्रूड मतलब चल रहा है, ऐसे में क्या अभी भी पोजीशन जो है वो बरकरार रखनी चाहिए ओएनजीसी के अंदर? सर देखिए, ओएनजीसी 287 के अराउंड 2 मार्च को टारगेट अचीव हुआ था 254 के ब्रेकआउट का। वहां से हम सेल के मोड में बैठे थे, वापस से 50 डे मूविंग एवरेज 260 टेस्ट हुआ, ऊपर वापस 286, 287, 288 जोन का ब्रेकआउट देने आ रहा है। अगर 288, 290 के ऊपर क्लोज होता है तो फर्दर एक्सटेंशन ऑन दी अपसाइड 310 तक मिलेगा, और नहीं यहीं पे रिजेक्शन बना जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है तो वापस 254 खुलेगा। तो अगर खरीदना ही है तो थोड़ा सा महंगा 290 रुपए पे जब क्लोज हो जाए और कंफर्म कर दे कि ऊपर जा रहा है तब खरीदिएगा, नहीं तो वेट एंड वॉच। यहाँ पे अगर कोई भी तरह की रिजेक्शन कैंडल या बेरियर सेटअप बनता है तो 254 खुलेगा। तो एट प्रेजेंट कुछ भी नहीं करना है, 290 के ऊपर क्लोज करे तो बाइंग करना है, यहाँ पे बेरिश एविडेंस मिले तो सेल करना है 254.95 तक के लिए। चलिए ठीक है, ये बात तो एनजीसी पे निकल के आई है। अब जरा आ जाते हैं HEG को लेकर के प्रदीप सर के पास। प्रदीप जी आप देखिए जरा, सर आज ठीक ठाक मतलब पिटाई हो रही है यहाँ पर, 4-5% नीचे HEG का शेयर, 544 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। एक खबर आई बीच में और उसके बाद कि इलेक्ट्रो जो इनकी रॉड्स होती हैं उसकी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, उसके बाद ग्रेफाइट में और इसमें तेज़ी अच्छी देखने को मिली, लेकिन जितनी पूरी तरह HEG टूटा है ग्रेफाइट में वैसे गिरावट नहीं है। HEG की गिरावट में क्या करें, 4.25% नीचे। जी लास्ट दिन आपने पूछा था कि HEG एंड GMDC कौन सा स्टॉक सबसे बढ़िया लगता है, तो मैंने बोला था आपको GMDC मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। और HEG में अभी देखिए जिस तरीके का सिचुएशन है अभी, मुझे लगता है कि ठीक है अभी एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है, ऐसा इमीडिएटली हम इसको डाउन ट्रेंड नहीं बोलेंगे। अगर बाई चांस 506, 500 तक आता है तो स्टैगर मिनट पे ऐड करने का सलाह रहेगा। आई बिलीव कि एक बार 510, 505 तक तो डेफिनेटली आना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको 465 के आसपास मेंटेन करके चलना है। जब तक स्टॉक एक बार फिर से 505 एंड 10 को रिविजिट नहीं कर जाता, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे फ्रेश बाय करना चाहिए। और अगर किसी के पास है स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ बने रहने का सलाह होगा। नेक्स्ट मिड टू लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 3 से 4 क्वार्टर का व्यू के हिसाब से मुझे लगता नहीं कि कुछ भी इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है, होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। अभी होल्ड करने की सलाह रहेगी सर, है ना? जी जी जी। और ये गिरावट में मतलब नई पोजीशन बनाने की सलाह तो नहीं सर? अभी भी बोल जी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का सिचुएशन है मुझे लग रहा है कि एक बार
500 510 तक आएगा। तो अगर नीचे आता है उस केस में एक बार रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है वो फेवरेबल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी बाय करेंगे 543 में, तो अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे 465 होगा तो स्टॉप लॉस बहुत लंबा हो रहा है, क्योंकि मार्केट सिचुएशन भी अच्छा नहीं है, 5% नीचे है। मुझे लगता है कि इजीली तो 40-50 रुपीज नीचे पॉसिबल होगा, तब जाके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होगा। और थोड़ा सा मार्केट अगर 1-2 दिन और नीचे आएगा तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन भी आपको अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी ओवरऑल लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रखता। ओवरऑल जो एक एनवायरनमेंट खराब हुआ है मार्केट में, इसी के चलते थोड़ा बहुत आपको डाउन साइड देखने को मिल रहा है। ठीक सर, चलिए अब थोड़ी सी बातचीत जो है आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं बैंकों को लेकर के। बैंकों को लेकर के जो कंसर्न कुछ करें सर, एक ब्रेकआउट बन रहा है। हाँ बताइए सर। जी जी बताइए सर। धामपुर बायो ऑर्गेनिक, हाँ धामपुर, ठीक है सर। धामपुर बायो ऑर्गेनिक 113.50 रुपए में बाई करना है। 106 का स्टॉप लॉस रहेगा, 119 और 122 का टारगेट रहेगा। 100 टारगेट एक बार फिर से रिपीट कर देंगे सर। 119 122 119 से 122 दो टारगेट यहाँ पर धामपुर के लिए दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर 119 धामपुर शुगर नहीं, आवाज कट गई सर आपकी। धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स ना? धामपुर बायो ऑर्गेनिक। हाँ ठीक, बिल्कुल सर। 113.82 रुपए करंट भाव है। जरा स्क्रीन पर अगर हो सके तो दिखा दीजिए। 7.7% ऊपर जो है धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स का शेयर। और यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 106 का, 106 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट 1119, 119 पहला, 122 दूसरा। ये देखिए इंट्राडे हाई पर ट्रेड करता हुआ 7.5% ऊपर अब 114 का लेवल देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपको टारगेट रखने हैं 119 यानी 119 के, 122 122, ये दो टारगेट अब 115 होता हुआ धुआंधार रफ्तार यहाँ पर धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स में देखने को मिल रही है। यहाँ पे टारगेट दिखाने में कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, तो इसलिए नोट डाउन ध्यान से कर लीजिए आप लोग। टारगेट 119 यानी 119, दूसरा 122 यानी 122। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बता दिए, क्योंकि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हिंदी के अंक जो है उनको समझ में नहीं आते हैं। तो स्टॉप लॉस 106 का रखना है, 106 का स्टॉप लॉस, 119 122 के टारगेट के साथ यहाँ पर धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स अब 116.60। वाह सर, क्या पकड़ा है आपने, अद्भुत। और अब जो है यहाँ पर 117.30 धुआंधार रफ्तार, 10.25 10.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर अब देखने को मिल रही है धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स के अंदर। और यहाँ पर अब जो है लक्ष्य के से मात्र 1.5 रुपये दूरी, पहले टारगेट से मात्र 1.5 रुपये दूर रह गया है। 119 122 ये दो टारगेट आपको दिए गए हैं। और स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर ध्यान रखिए अवश्य 106 रुपये का। तो काफ़ी रफ्तार के साथ ही अपने लक्ष्य भेजने के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए, ओहो बहुत शानदार रैली। इस पर और ज़्यादा तेज़ी बढ़ती है या कोई डाउनसाइड आता है तो दोबारा हम स्क्रीन पर इसको लेकर के आएंगे। और बाकी अंशुल जी अगर इसमें स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन करना चाहें तो भी लेके आएंगे। 11.5 11% ऊपर 118 का लेवल क्रॉस हो गया, मात्र ऑलमोस्ट जो है ये अपने टारगेट अचीव की तरफ बढ़ चुका है। ये अभी इसने जो हाई लगाया है वो 118.72 रुपये। क्या करें सर, प्रॉफिट कुछ बुक करना चाहिए या क्या करें? थोड़ा थोड़ा अगर खरीद पाए हो तो, क्योंकि बहुत तेजी से भागा ऊपर। जी अंशुल जी, अंशुल जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। सर खरीदने का तो पूरा मौका मिला होगा, क्योंकि एवरेज वॉल्यूम इसका करीब करीब 2.5 लाख का है और आज 9.5 लाख शेयर का एवरेज वॉल्यूम हुआ है। तो खरीदने का तो बिल्कुल मौका मिला होगा। 119 रुपए पे आधी से ज्यादा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बल्कि 118 पे कर लीजिए। 118 पे 75% प्रॉफिट बुक करके 25% 122 तक के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, ये बात हाँ, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से मतलब जो है प्रदर्शन यहाँ पर धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स का किया है। चलिए, इस गिरते बाजार में कहाँ से मौके तलाशे जाएं, ये जो है आपको यहीं पर मिलता है बोनस पे। चलिए अंबाला मैम के पास चले और बातचीत कर रहे थे हम बैंकों को लेकर के। अब 3-4 मिनट बचे हुए। बैंकों को लेकर के अभी जो स्थिति क्या और ख़राब दिखाई दे रही है मैम, और अभी क्या बैंकों से दूरी बना के चलनी चाहिए? पहला सवाल, कोई बैंक या फिर कोई खरीदारी की मौके तलाशने चाहिए? संक्षिप्त टिप्पणी। और एचडीएफसी बैंक आपके मतलब सवाल मेरा। एचडीएफसी बैंक में तो पोजीशन है, तो बाय सेल तो नहीं रेकमेंड करूंगी उस पर। लेकिन ओवरऑल इंडेक्स पे मेरा व्यू अभी भी यही है, इंटैक्टेड है। बेरिशनेस अभी कंटिन्यू होने वाली है थोड़ी सी और। ऐसा लूटपिट नहीं जाएगा ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ से अभी भी थोड़ा गिरावट बचा हुआ है।
मैंने एचडीएफसी बैंक में वाइजली अपनी पोजीशन को मैनेज किया है। मैं लॉन्ग हूँ इक्विटी में, तो मैंने ऑप्शन से उसको हेज करके किया है मैंने ये काम। तो जो स्टॉक्स आपके लार्ज कैप है, ये आपको फायदा देते हैं इस चीज का कि अगर आप उसमें पोजीशन बना भी रहे हैं तो आप शॉर्ट टर्म की वोलेटिलिटी को, ऑप्शन को बेच के, ऑप्शन को बाय करके मैनेज कर सकते हो। तो ये एक चीज अगर आप समझ ले तो अच्छी बात हो जाएगी। और ज्यादातर जो लोग सेफ ट्रेडर्स होते हैं वो इसी मेथड को यूज करते हैं। अब चाहे कोई बोले या ना बोले, बट दिस इज समथिंग कि आपको यूज करना चाहिए। नाउ कमिंग टू दी कमिंग बैक कि ओवरऑल बैंकिंग जो स्टॉक्स हैं, मैं सिंपली एक बात बोलूं तो थोड़ा रुक जाओ, हफ्ता 10 दिन रुक जाओ। आपको बेटर स्टॉप लॉस क्लैरिटी, बाय नहीं करना है ऐसा नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं ये क्लियर नहीं है अभी की मार्केट में। तो 10 दिन रुक जाएंगे, 7 दिन रुक जाएंगे, तो आपको स्टॉप लॉस समझ में आ जाएगा कि कहाँ प्लेस करने से आपकी पोजीशन बच जाएगी। तो इसके लिए मेरी सलाह में आप थोड़े दिन रुक जाइए, ताकि बस उसी क्लैरिटी के साथ में। बाकी मार्केट का व्यू बेरिश है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। सर प्रदीप सर, एसबीआई बता दीजिए सर जरा, एसबीआई में अभी क्या करना चाहिए करंट लेवल पे, और ओवरऑल बैंकों के व्यू आपका क्या है, और ख़ास तौर से ये जो नया डेवलपमेंट आया है आरबीआई की तरफ से, इसको कैसे देख रहे हैं? एक बार जरा ग्राफिक्स भी दिखा दीजिएगा। अभी 2% के आसपास की गिरावट, क्या बैंकों में पेन और ज़्यादा देखने को मिलेगा? देखिए, जिस तरीके का सिचुएशन विपुल जी है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ से भी 945 940 जाने के लिए रेडी हो रहा है, और अभी 995 996 के रेंज पे है। और जितने भी पीएसयू बैंक है, मुझे लगता है कि करेंट जोन से भी एक बार मिनिमम 5 to 7% का एक करेक्शन हो सकता है। देखिए, लॉन्ग टर्म में व्यू चेंजेस नहीं रहेगा, लेकिन शॉर्ट टाइम में जिस तरीके का सिचुएशंस खराब हुआ है, मुझे लगता है कि एक बार तो करेंट जोन से भी प्रॉफिट बुकिंग आपको थोड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का नंबर 1 पीएसयू बैंक है, और रिसेंटली जो रिजल्ट पेश किया था बहुत ही प्रॉफिटेबल था इस लास्ट क्वार्टर। एंड कहीं ना कहीं जो अभी एनपीए है ऑल टाइम लो के आसपास है। इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, इस वजह से जिस तेजी के साथ पिटाई हुआ है। मैं तो 945 930 से एक बार डेफिनेटली उस वैल्यू में बाई करना पसंद करना चाहूँगा। और उस केस में मुझे ऑलमोस्ट 80 के रेंज पे, 870 के रेंज पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करूँगा। अगेन ऑल टाइम हाई के लिए प्ले करेंगे टाइम। बाकी ओवरऑल पीएसयू बैंक को देखेंगे, इंडेक्स को देखेंगे, मुझे लगता है कि इंडेक्स भी जिस तरीके से सेल हो चुका है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी ओवरऑल देखा जाए तो करंट से ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है और सेलिंग होगा। ये डिपेंड कर रहा है ओवरऑल नेक्स्ट जिस तरीके का सिचुएशंस होगा जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से, उस तरीके से देखा जाए तो अभी भी थोड़ा बहुत पेशेंस रहिए, पेशेंस के साथ बने रहिए। एग्जिट करने का राय तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से नहीं दूंगा अभी। ठीक है। अंशु सर, जाने से पहले बैंकों पर आप बहुत संक्षेप में, 11 बज गए, सबको थैंक्स भी करना है संक्षेप में ही है। हाँ कंप्लीट कर लेते हैं सर। व्यू बेरिश है बैंक्स पे। अभी एक नीचे गैप छूटा हुआ है 50,500 के आसपास, प्रिसाइसली 50,496 यहाँ पे गैप छूटा हुआ है। ये गैप फिल होगा, उसके बाद ही कोई बाउंस बैक बनेगा। तो जब तक वो गैप नहीं फिल हो रहा है तब तक व्यू बेरिश ही रहेगा। ठीक। आईसीआईसीआई बैंक और कैनरा बैंक, 2 बैंक है आपके पास, उस पर जरा ऐड कर दीजिए सर, जरा खाली लेवल्स अगर आप बता सकें क्या करना चाहिए बैंकों में आज जिस तरह की गिरावट है, कहीं पे कोई एवरेजिंग का मौका या फिर अभी अवॉइड लिस्ट पे है? सर आईसीआईसीआई बैंक फिलहाल के लिए अवॉइड लिस्ट में रहेगा। यहाँ पे सेल की तो बिल्कुल भी सलाह नहीं रहेगी। 1190 रुपए के आसपास मिल जाता है तो आप एवरेज करके चल सकते हैं। कैनरा बैंक में क्लियर कट 50 वीक मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन है। नीचे 115 112 की जोन तक आ सकता है। और ये कैन बैंक आपको याद होगा 157 पे जब वीकली पे फील्ड ब्रेकआउट बनाता है तब से हम एग्जिट की सलाह देते आ रहे हैं। टारगेट 112 115 की जोन है। चलिए ठीक सर। अंशु सर और प्रदीप सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। डिस्क्लोजर आपकी तरफ से पहले प्रदीप सर आप दे दीजिए।
देखिए जितने भी स्टॉक्स में मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स पे या इंडेक्स पे हमारा कुछ भी राय कुछ भी यहाँ पे पोजीशन नहीं होता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऐसा कुछ राय क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं है। रजिस्ट्रेशन गाइडेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसई, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम, नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएट और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी आपको एंड सारे पैनलिस्ट को। और मैं मतलब सर मैं तो आया था आप डिस्क्लेमर आए देने के लिए। आए आप तो खाली डिस्क्लोजर देने के लिए। चलिए सर, क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर कहीं और समय होता तो मतलब अगर टाइम हो तो बताइएगा, लेकिन आपका आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि टीम ने भी बहुत ट्राई किया और मेरे टीम ने भी फोन कर रहा था बार बार, तो कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, नेक्स्ट टाइम सर जुड़ेंगे। हाँ, वैसे भी आप तो शाहरुख खान के फैन है सर, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े शोज में छोटी छोटी समस्याएं होती रहती है। हाँ अंशु सर, डिस्क्लोजर। अच्छा, लड़के बोल रहे हैं कि बम्बई की हवा लग गई है विपुल जी को। ओहो, आप गोवा घूम के आए, आपको कोई हवा नहीं लगी, हमको बम्बई की हवा लग जाएगी। अरे वाह। हम तो सर घरवाली और बच्चों के साथ गए थे ना। नहीं, हम भी आए हैं परिवार के साथ ही सर। अच्छा, तब लगाम कसी हुई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर जितने भी स्टॉक डिस्कस किए कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हुए हैं, तो उनके पास हो सकते हैं। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। और अम्बाला मैम, मैं माफ़ी चाहूँगा आपको बीच में रोक के पहले, क्योंकि इनको जाना था कहीं, तो अब आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। बैंकों को लेकर आप कुछ कह रही थी। यस मैम। बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फ्यूचर शॉर्ट कराया था फरवरी 4 या 5 तारीख के पास में, और 1000 तक के टारगेट आपको दिए थे। मार्च सीरीज वो दिया था आप लोगों को, उसके टारगेट हो चुके हैं। यू आर अर्निंग समथिंग लाइक 170 पॉइंट, उसको बुक कर लो, क्योंकि मार्च आज एक्सपायर हो रहा है और आगे का व्यू बदला नहीं है। अभी भी यहाँ पर जो व्यू है फर्दर, अब जो टारगेट है यहाँ से वो 870 रुपए के हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर आप अभी भी हेज पोजीशन को कैरी करके जा सकते हैं, लेकिन हेज करके ही जाना। तो ये एक अपडेट था, ट्रेड अपडेट था, क्योंकि एक्सपायरी भी है और लोगों को जानकारी मिल जाएगी आगे के लिए।